आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है ना कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 14 हमारा जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 14 है उसको आज हम देखेंगे ना। चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में हमारा क्या है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस। अब देखो यहाँ पर मैं सामाजिक न्याय वाले चैप्टर को पूरा एकदम डिटेल से नहीं समझाऊंगा, एग्जाम पास है, इसी कारण मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बताऊंगा, है ना। टॉपिक वाइज एक करके मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लिख लिया हूँ और बस इसी जो सवाल को मैं लिखा हूँ इसी महत्वपूर्ण सवालों को मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय। इस शब्द को भी समझते है ना। सामाजिक का मतलब क्या होता है, जो समाज से संबंधित है ना। सामाजिक अधिकार, सामाजिक कर्तव्य हम इससे पहले देखे हैं, अभी सामाजिक न्याय देख रहे हैं। तो जो समाज से संबंधित है इसी को सामाजिक बोलते हैं। समाज क्या होता है, लोगों का समूह जो मिल करके रहते हैं एक साथ, है ना, समाज। और न्याय का मतलब क्या होता है, इसको समझिए, न्याय का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ही सवाल है कि न्याय का मतलब क्या है। तो न्याय का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा देना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये बोल देता सभी व्यक्तियों को अधिकार देना या सभी व्यक्तियों तो कर्तव्य छूट जाता, कर्तव्य अधिकार दोनों बोल देता तो भी बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती। तो इस कारण मैं उचित हिस्सा बोल दिया हूँ, इसमें सब आ जाएगा। सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए, योजनाओं का बराबर लाभ मिलना चाहिए, मतलब हर वो एलिमेंट इसमें आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं उचित हिस्सा शब्द का उपयोग कर दिया हूँ। कोई एक शब्द को अगर मैं लेता तो यहाँ पर दूसरा शब्द या बहुत सारे शब्द छूट जाते हैं, और सबको अगर लेता तो ये परिभाषा थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस कारण सीधा सा सभी व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा देना। अब ये उचित हिस्सा क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है जिससे उसका विकास हो, है ना। तो सभी व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा देना यही न्याय है ना। और साथ में क्या है, अच्छे को बढ़ावा देना और बुरे को दंडित करना, ये क्या है, न्याय है ना, ये है, ठीक है। सही को बढ़ावा देना और गलत को दंडित करना। देखो न्याय क्या है, सभी व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा देना, साथ में सही को बढ़ावा देना और गलत को दंडित करना, यही न्याय है। दंडित क्यों करते हैं, सवाल ये पूछा जाता है ना। दंडित करने का उद्देश्य क्या होता है। तो दंडित करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि वो गलत काम किया है तो उसको दंड मिलेगा, भाई वो गलत काम किया इस कारण उसको दंड मिलेगा, ये नहीं होता है दंडित करने का उद्देश्य। दंडित करने का उद्देश्य ये होता है वो गलत काम किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, गलती से कर दिया होगा या जानबूझ के किया होगा, कोई मतलब नहीं, वो हो गया तो उसको अब कौन क्या कर सकता है, लेकिन आगे फिर कभी वो गलती ना करे, इस कारण दंड दिया जाता है। दंड इसलिए दिया जाता है कि वो जो गलती किया है उसको वो दोहराए ना, है ना, वो अपराधी को सुधारने के लिए, अपराधी ने जो अपराध किया है उसको सुधारने के लिए ये दंड दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता कि वो गलत काम किया, इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में कभी और वो गलत काम ना करे। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है दंड देने का उद्देश्य क्या है। दंड देने का उद्देश्य यही है कि अपराधी भविष्य में और कभी उस काम को ना दोहराए, इस कारण उसको दंडित किया जाता है, ठीक है। तो ये एक सामान्य कॉन्सेप्ट था हमारे चैप्टर से संबंधित, इसको नोट कर दो, फिर मैं अगला टॉपिक बताऊंगा। नोट मत करो, ये तो वीडियो खैर बन रहा है। चलो यहाँ पर मैं एक एक नंबर से संबंधित कुछ चीजें बता देता हूँ, है ना। एक एक नंबर क्योंकि खाली स्थान सही विकल्प में आ सकता है, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा तो ठीक है, वो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक एक नंबर वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है, कम नंबर वाले सवालों की संख्या ज्यादा होती है, इस कारण हमें कम नंबर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक एक नंबर वाला सवाल भी लेके आया हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। पहला है ना, सही विकल्प मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा इस चैप्टर से संबंधित। देखो यहाँ पर क्या है, जस्टिस शब्द किस भाषा से निकला है ना, जस्टिस शब्द किस भाषा से निकला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यूनानी, लैटिन, जर्मन और अरबी।
लैटिन, है ना। जस्टिस शब्द देखिए, अब देखो यहाँ पर ये पूछ देगा न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। यहाँ पर मैं एक और चीज, ये न्याय की परिभाषा है, अभी मैं न्याय का शाब्दिक अर्थ बताऊंगा। देखो है ना, दो चीज होता है, एक है हमारा क्या, एक शब्द मैं लेता हूँ लंबोदर, है ना, हिंदी में पढ़े होंगे बहुब्रीहि समास में लंबोदर। तो लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश, है ना, गणेश भगवान को हम लोग लंबोदर बोलते हैं। लेकिन लंबोदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लंबोदर का शाब्दिक अर्थ गणेश नहीं होता, लंबोदर का शाब्दिक अर्थ लंबा उदर, मतलब जिसका उदर पेट जिसका बड़ा होता है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। दशानन, है ना, दशानन क्या है, तो रावण, लेकिन दशानन का शाब्दिक अर्थ रावण नहीं होता। जो शब्द है दशानन, उसका मतलब होता है 10 आनन, मतलब 10 सिर। तो शाब्दिक अर्थ उस शब्द को फोकस किया जाता है और परिभाषा में वो क्या बोलना चाहता है, उसका जो क्या महत्व है ना, उसको फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, न्याय का परिभाषा देखा। अभी हम यहाँ पर न्याय का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, है ना। न्याय, न्याय देखिए, तो न्याय जो है ये अंग्रेजी के जस्टिस से बना हुआ है, JUSTICE, अंग्रेजी के जस्टिस से बना हुआ है न्याय। और ये जो जस्टिस है ये किससे बना हुआ है, JUS, ये शब्द से। और ये क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन। लैटिन क्या होता है, ये लैटिन क्या चीज है, लैटिन का मतलब होता है प्राचीन, जैसे लैटिन रोमन साम्राज्य, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, जस्टिस एक जो है जज से बना हुआ है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है, जज का मतलब, तो जज का मतलब होता है बांधना, बांधना। तो किसको बांधना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बांधना, दूसरे व्यक्ति से बांधना। तो कैसे बांधना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कैसे बांध देंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बांधना का मतलब ये नहीं है रस्सी से बांधना, यहाँ पर बांधना का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर बांधना। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नैतिक आधार पर, है ना। रात को कोई डीजे बजा के डांस नहीं करता है, सबको पता है रात को सोते हैं करके, दूसरे का ख्याल रख रहे हैं ना हम। नहीं भाई मेरे यहाँ तो क्या है, मेरे यहाँ लल्ला हुआ है तो रात को पटाखा फोड़ेंगे बहुत, हमारे मोहल्ले में ऐसी चिल्लाता था, रात को एकदम पटाखा फोड़ रहा था, 2 बार 3 बार हो गया भाई, बम फोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं। अब मैं बोला अरे यार रात हो गया यार, 1 बज रहा है, रात तू क्यों बम फोड़ रहा है, तो नहीं सर हमारे यहाँ लल्ला हुआ ऐसा ही बोलता है। अरे भैया ठीक है, अच्छी बात है यार, अब क्या बोलोगे, ये स्थिति है। तो नहीं करते हम लोग ऐसा, है ना। क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा, क्योंकि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि बंधे हुए हैं ना, एक साथ रहना है भाई, हमारा भाई है, बहन है, कोई भी है, वो अपने गांव में है, लेकिन हमको रहना हमारे मोहल्ले वालों के साथ है, हमारे समाज में है हमको रहना, तो सबका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। नहीं रखोगे तो कोई तुमको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति है। सामाजिक, नैतिक, नैतिक के बाद सामाजिक, हम सभी सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़े। कोई अपराध नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, अपराध कर दोगे तो सजा मिलेगा, है ना, कानूनी रूप से भी जुड़े हैं। और समाज में मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा, ये अपराधी है ना, ये गांजा तस्करी करते हुए पकड़ाया था, समाज में मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो हम सभी व्यक्ति एक से दूसरे के साथ जुड़े हैं। मान लो जाए एक व्यक्ति गांजा तस्करी कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, अब वो किए जा रहा है, तो वो तो समाज में उसी मान प्रतिष्ठा के साथ रहेगा ना। लेकिन अगर न्याय हो गया, उस व्यक्ति को दंड मिल गया ना, दंडित हो गया वो, तो सब क्या बोलेंगे, अरे इसको सजा मिला था, ये जेल से आया है, ऐसा बोलेंगे, मान प्रतिष्ठा उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्याय क्या है, जस्टिस से बना है। जस्टिस जो है जज से बना है। जज का मतलब होता है, एक लैटिन भाषा है, जज का मतलब होता है बांधना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बांधना। कैसे बांधना, रस्सी से नहीं बांधना, कैसे बांधना, उसको नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर उस सभी को आपस में बांधना, ठीक है। तो अभी मैं जो सही विकल्प बताया था क्या था, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। क्लियर है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, न्याय की परिभाषा किसने दी, है ना। देखो है ना, एक न्याय की परिभाषा सभी बड़े बड़े लोगों ने अपने हिसाब से क्या है, दिमाग लगाया और न्याय की परिभाषा दी। तो यहाँ पर एक न्याय का परिभाषा दिया हुआ है, ये परिभाषा किसने दी ये पूछ रहा है। तो परिभाषा क्या है, न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है ना।
न्याय वह गुण है, न्याय क्या है, न्याय एक गुण है ना, जो दूसरे गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है यहाँ पर प्लेटो, अरस्तु, लास्की और लाख। तो इसका आंसर है प्लेटो, है ना। प्लेटो के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु कौन हो जाएगा? सुकरात, सुकरात, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, न्याय का कौन सा तत्व है? देखो, है ना, तीसरा यहाँ पर सवाल जो है थोड़ा सा अलग है। न्याय का कौन सा तत्व है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना सभी लोग, ठीक है। तो न्याय का कौन सा तत्व है? ऑप्शन है बेईमानी, सत्य, असत्य और विशेषाधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, सवाल है न्याय का कौन सा तत्व है, तो न्याय के दो ही तत्व होते हैं। न्याय के दो ही तत्व होते हैं, एक होता है सत्य और एक होता है स्वतंत्रता। कहीं अगर हम न्याय दे रहे हैं तो ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है, सत्य के आधार पर न्याय, असत्य के आधार पर नहीं, है ना। और दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। दो चीजें। तो न्याय के कौन से तत्व हैं? तो यहाँ दिया है बेईमानी, सत्य, असत्य, विशेषाधिकार। तो ऑप्शन में सत्य है तो सत्य सही होगा। लेकिन इसके साथ एक चीज और याद रखना, न्याय का दो तत्व होता है और दूसरा तत्व है स्वतंत्रता। पेपर में पूछ दे न्याय के कितने तत्व होते हैं, तो दो तत्व। कौन कौन से? सत्य और स्वतंत्रता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, न्यायपूर्ण कानून का निर्माण, है ना। देखो यहाँ पर न्यायपूर्ण कानून का निर्माण किस न्याय का पहलू है? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यायपूर्ण कानून का हमें निर्माण करना है। ये कौन सा न्याय के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि न्याय के प्रकार कितने होते हैं, है ना। ये तो न्याय का क्या है? तत्व है। इन दो चीजों से मिलकर न्याय बना हुआ है। लेकिन ये न्याय का प्रकार कितना होता है? तो न्याय के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार? एक होता है कानूनी न्याय, कानूनी न्याय, है ना। दूसरा होता है सामाजिक न्याय, तीसरा होता है आर्थिक न्याय, आर्थिक, और चौथा होता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, चार प्रकार के न्याय होते हैं, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, कानूनी न्याय किसको बोलते हैं? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, है ना। आगे ये शायद क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो लास्ट में बता दूंगा, है ना। अभी हमारा सवाल है, इसी को फोकस करते हैं। सवाल क्या है? न्यायपूर्ण कानून का निर्माण किस न्याय का पहलू है? तो बताओ किसमें आएगा? न्यायपूर्ण कानून का निर्माण करना है हमारे देश में, तो हम नागरिकों को कौन सा न्याय दे रहे हैं? सामाजिक, राजनीतिक, कौन सा न्याय दे रहे हैं? अरे भाई कानूनी न्याय देंगे ना, सामाजिक कहां से देंगे? न्यायपूर्ण कानून का निर्माण करना है, तो कानून शब्द आ गया ना इसमें। अब भाई कानून आ गया तो कानूनी न्याय आएगा। न्यायपूर्ण कानून का निर्माण करना है, कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला दंड देने का उद्देश्य, यहाँ पर देखो, है ना, इसको खुद से बता लोगे अभी। दंड देने का उद्देश्य क्या है? दंड देने का उद्देश्य पहला है अपराधी से बदला लेना, दूसरा है अन्य लोगों को अपराध करने से रोकना, तीसरा है अपराधी को सुधारना, चौथा है लोगों को स्वयं अपराधी से बदला लेने का अधिकार। हाँ, ऐसे सब सही लग रहा है, लेकिन अभी मैं बता दिया हूँ तो क्लियर पता चल गया, सुधारना इंपॉर्टेंट है इसमें। अपराधी से बदला लेना या यहाँ पर क्या है, अपराध करने से रोकना, ये सब नहीं है। अपराध करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं भाई, किसी भी आदमी जबरदस्ती पकड़ थोड़ी लेंगे, मेरे को लग रहा है तू कुछ गलत करेगा चल जेल, ऐसा थोड़ी बोले। भाई अपराध करने के बाद उसको जेल में ले जाया जाता है ना, अपराध करने के बाद उसको जेल में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर अपराध करने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, पहले से कोई बहुत सारे लोग जो अपराध करते हैं उन लोगों को त्योहार के समय किसी विशेष स्थिति में क्या करते हैं, पहले से जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हर साल त्योहार में शराब वराब पी के जो है कोई अपराध कर देते हैं, इस कारण उनको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को हम अपराध करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि पता नहीं कब कौन व्यक्ति अपराध करेगा। ठीक है, कानूनी, है ना, देखो कानूनी न्याय के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? हमको देखो कानूनी न्याय करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या चीज होता है, यहाँ पर पूछ रहा है। कानून देखो ना, कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, सबसे पहला चीज कानूनों का न्यायपूर्ण होना, कानून के समक्ष सभी समान हो। हमको देखो सवाल को समझो,
हमको कानूनी न्याय करना है यहाँ पर। अभी हम जज हैं, हमको कानूनी न्याय करना है। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए कानूनी न्याय करना है? तो हम यहाँ पर ये देखेंगे क्या कि मेरे परिचित का कौन है, ये नहीं देखेंगे ना। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, कानून के समक्ष सभी समान है, इसको ध्यान में रखना है। कानून का न्यायपूर्ण होना, कानून एकदम न्यायपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बोल रहा है मेरा परिचित का है देख लेना करके, ऐसा नहीं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन में क्या आएगा? उपरोक्त सभी, है ना। देखिए, है ना, अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में, है ना। पहले कलकत्ता में था अंग्रेजों के समय में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में ही हुई थी एक्चुअल में, लेकिन अभी क्या है वर्तमान में दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, आयु 40 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट को छोड़ दिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो 35 वर्ष हो चाहे 45 वर्ष हो, भारत का नागरिक अगर वो नहीं होगा तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता। और इसमें उपरोक्त सभी वाला भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है, या ए और बी ऐसा करके भी ऑप्शन नहीं दिया है। सबसे सही यहाँ पर कौन सा है? भारत का नागरिक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु, है ना। लोकसभा सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु, पार्षद वार्षद अगर तुमको बनना है तो इसके लिए भी आयु होता है ना, 25 वर्ष का, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है? तो ये लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है, इसको हम समझते हैं सवाल को। लोकतंत्र में न्याय का महत्व, न्याय का महत्व। तो ये लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में न्याय से क्या होता है? लोगों का विकास होता है ना, व्यक्ति का विकास होता है। लोकतंत्र में जब क्या होता है, लोकतंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। जनता, यही कहते हैं ना भाई, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। तो लोकतंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। और लोकतंत्र में जब न्याय आता है तो जनता का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति का। और जब व्यक्ति का विकास होता है तो ये व्यक्ति क्या करता है? समाज का विकास करता है, समाज का। मान लो जाए भाई सबको नौकरी मिल गया, है ना, ये फूड इंस्पेक्टर बन गया, ये जो है राजस्व अधिकारी बन गया, है, ये मान लेते हैं जो है कुछ बन गया, तहसीलदार बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, तो क्या होगा? इससे समाज का विकास होगा। लेकिन मान लो जाए कोई कुछ नहीं बना है तो क्या होगा? सब बेरोजगार बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा? दोस्ती यारी करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, कहीं पिकनिक के लिए जाएंगे, कहीं सड़क चौराहे पर बैठ के सिगरेट पियेंगे, है ना, गुटखा खाएंगे। तो ये समाज क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इस कारण सबका विकास होना, लोगों का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर हमें देश का विकास करना है तो लोगों का विकास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भाई सरकार अपनी बहुत सारी बातें करता है कि भाई इतने लाख लोगों को हमने नौकरी दिया, ऐसे करके, है ना। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें जो है बता रहा था सरकार की भाई हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दिया। कहाँ नौकरी दिया? कुछ तो दिखा नहीं यहाँ पर। मेरे मोहल्ले का कोई लगा नहीं, हमारे बिरगांव से कोई लगा नहीं, है ना, कि पता चला अरे मेरा दोस्त वहां रहता है तो तहसीलदार बन गया। नहीं दिखता है कहीं पर भी। कोई तहसीलदार क्या चपरासी नहीं बनता है वो, तहसीलदार तो बहुत दूर की बात है। मेहनत ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है मेहनत, लेकिन नहीं बन रहा है। तो कहाँ नौकरी दिया? सरकार ऐसे ही बोलता है हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दिया। तो होता क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग पहले से नौकरी में, उसको प्रमोशन करके उसका तनख्वाह वनख्वाह बढ़ा दिया, उसको भी साथ में जोड़ लेते हैं, है ना। और कुछ योजना निकाल दिया और उस योजना के तहत क्या, बहुत जने बच्चों को प्राइवेट नौकरी में लगा दिया, उसको भी जोड़ देते हैं। और बच्चा जो है फुल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसको सिंपल वाला काम तुम दे दिए हो 7,000 का,
और 8 घंटा ड्यूटी करा रहे और 7,000 उसको तनख्वाह दे रहे, तो उसको काम करने का मन है क्या? नहीं है। और उसको बोल रहा है सरकार की हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दिया। तो इस कारण व्यक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दुनिया भर का बनाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। लोगों का विकास करो, लोगों को नौकरी दो, अच्छा एजुकेशन दो, है ना, अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे पद पर लाओ। आरक्षण के आधार पर खराब लोगों को अगर ला दोगे पद पर, तो वो क्या करेंगे, बाकी सब लोगों को भी बिगाड़ेंगे, व्यवस्था पूरा खराब कर देंगे। अच्छे लोगों को लाओ, जो उस पद का हकदार है उसको लाओ वहां पर। इससे क्या होगा, व्यक्ति का विकास होगा, और जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसको शौक है खराब जगह में रहने का, है ना? सब यही चाहते हैं कि मेरा घर पूरा टाइल्स वाला हो, है ना, मेरे घर के सामने गार्डन हो और मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। तो सरकार के अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल देने से या तो फिर सरकार का गार्डन बना देने से कुछ नहीं होने वाला। जब बिरगांव नगर निगम बना था ना, तब गार्डन बना था ही। सामने जो गार्डन दिख रहा है ना, अभी तक नहीं बने हैं। बताओ 2010 से अभी क्या हो गया है, नगर निगम बने 11 साल हो गया है, अभी तक वो नहीं हुआ है कंप्लीट। और एक बार उसका गेट वेट कुछ सबको चोरी भी करके ले गए हैं। तो सरकार से मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं नहीं होने वाला काम, क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। हमारे देश के सरकार, हमारे राज्य के सरकार को समझना चाहिए हमारे यहाँ क्या है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र, और लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के हाथ में बागडोर होती है। तो हमें किसका विकास करना है, हमें राज्य का, देश का विकास नहीं करना है, हमें जनता का विकास करना है। जनता ऑटोमेटिक देश का विकास कर देगी। भाई मैं अगर अच्छे से पढ़ा हूं, मेरा विकास हो गया ना, मैं अच्छे से पढ़ा हूं और मेरे पास क्या है, बहुत पैसा है, क्योंकि जॉब है मेरे पास बहुत पैसा है, 70,000 80,000 रुपए मेरा इनकम है। तो मैं क्या करूंगा, डेवलप करूंगा अपने पूरे घर को, अपने बच्चों को डेवलप करूंगा। उसको मैं बोलूंगा कि भाई अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा। अभी सब लोग बाहर वेट करो, ठीक है, और जो आ रहा है उसको भी रोको बाहर। तो मैं क्या करूंगा, अपना विकास करूंगा, अपने आसपास का विकास करूंगा, अपने परिवार का विकास करूंगा। सरकार थोड़ी करेगा, सरकार मेरे परिवार का विकास थोड़ी करेगा, मेरे घर का विकास थोड़ी करेगा, नहीं कर सकता ना। सरकार को ये फोकस करना चाहिए कि हम व्यक्ति का विकास कैसे करें, न कि देश का, न कि राज्य का। देश और राज्य का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है। तो भाई लोकतंत्र में जो शासन है वो जनता के हाथों में होती है, और लोकतंत्र में न्याय मतलब व्यक्ति, जनता का विकास, और जब व्यक्ति का विकास होता है तब समाज का विकास होता है, और समाज का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो लोकतंत्र में न्याय का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल, कानूनी न्याय किसे कहते हैं? कानूनी न्याय किसे कहते हैं ना, अगला सवाल। कानूनी न्याय किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए, कानूनी न्याय राज्य के द्वारा जब कानून बनाकर कोई न्याय दिया जाता है तो उसको कानूनी न्याय बोलते हैं। जब कोई न्याय की प्रक्रिया जो है राज्य के द्वारा कानून बनाकर, लिखित रूप से कानून बनाकर कोई न्याय की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है तो उसको कानूनी न्याय बोलते हैं, ठीक है। गांव का बैठक है ना, और बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे हैं। अब वहां पर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, पंच परमेश्वर बैठे हैं, वो लोग अपना निर्णय ले लिए, वो कानूनी न्याय नहीं है ना। वहां लिखित रूप में, राज्य के द्वारा लिखित रूप में कानून बना करके जब कोई न्याय दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कानूनी न्याय बोलते हैं। नहीं, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, आर्थिक न्याय किसे कहते हैं? अभी हमने कानूनी न्याय देखा, अभी अगला देखिए आर्थिक न्याय किसे कहते हैं। आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय किसे कहते हैं? तो राज्य में जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन मतलब कि मूलभूत जरूरतें है ना, अनाज वगैरह, और जो कुछ भी जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, है ना, पैसा, संपत्ति, जमीन वमीन, जो कुछ भी है, तो राज्य में जितने भी भौतिक संसाधन हैं उसका सबके साथ समान बंटवारा होना चाहिए, समान बंटवारा।
राज्य के जो नागरिक हैं उनके बीच में राज्य के संसाधनों का समान बंटवारा, क्योंकि भाई आर्थिक न्याय तो पैसे से ही संबंधित होगा, पैसा और जीवन उपयोगी वस्तुओं से ही संबंधित होगा, आर्थिक है तो कानूनी था तो कानून से संबंधित था। तो देखो आर्थिक न्याय में क्या आ जाएगा कि राज्य के नागरिकों के बीच में राज्य का जो संसाधन है उसका समान बंटवारा है ना, और अमीर और गरीब के बीच में जो है कम अंतर, अमीर और गरीब के बीच में कम अंतर है ना, अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर सारा जो संसाधन है वो अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, आर्थिक अन्याय होगा, आर्थिक न्याय नहीं होगा। तो आर्थिक न्याय किसे कहेंगे, समाज के नागरिकों के बीच में भौतिक संसाधनों का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, अमीर गरीब के बीच में ज्यादा भेदभाव, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और सबका समान रूप से विकास होना चाहिए, सबका समान विकास होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ जो लोकसभा में जो सरकार है, मोदी सरकार, उसका मंत्र जो है ना, वो इसी को ज्यादा फोकस कर रहा है ना, आर्थिक न्याय को, सबका साथ सबका विकास है ना, उसका क्या है, सबका साथ सबका विकास। और हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है प्रमुख जो वाक्य है वो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ना, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ राजकीय क्या है स्लोगन है, और वो क्या है, वो राष्ट्रीय स्लोगन नहीं है, वो भाजपा पार्टी का अपना क्या है, एक मंत्र बोल सकते हैं उसको, है ना, एक लक्ष्य, सबका साथ सबका विकास। तो ये आर्थिक न्याय को दर्शाता है। आर्थिक न्याय, भौतिक संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए, अमीर गरीब में ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सबका समान विकास होना चाहिए, यही क्या है, आर्थिक न्याय होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने और कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यायपूर्ण समाज में किन बातों को ध्यान देना चाहिए, है ना, एक न्यायपूर्ण समाज में किन बातों पर हमें एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है, एक ऐसा समाज बनाना है जहां क्या हो, न्याय हो। तो उस समाज में हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो भाई एक न्यायपूर्ण हमें समाज बनाना है तो किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो यही है ना, यही है लगभग, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। हमें एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है, न्यायपूर्ण समाज। तो उस समाज में क्या होना चाहिए कि हम उसको न्यायपूर्ण बोल सकें, तो पहला क्या होना चाहिए, पहला है सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ऐसा नहीं अमीर का बस हो रहा है, गरीब का नहीं हो रहा है ना। पहला है सभी के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और दूसरा क्या है, उस समाज को हम न्यायपूर्ण कब बोलेंगे, दूसरा अमीर और गरीब में अंतर कम हो, अमीर और गरीब में अंतर कम हो। अब देखो हम एक समाज में हैं और यहाँ पर क्या है, एक तो घर है ना, एकदम बहुत बड़ा, और एक घर है उसके जस्ट बगल में झोपड़पट्टी। वैसे ही बहुत सारे घर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे घर झोपड़पट्टी टाइप से हैं। तो अमीर और गरीब का कभी मेल नहीं हो सकता। गरीब हमेशा यही समझता है वो अमीर को कि ये 2 नंबर का काम कर रहा है, इस कारण ये आगे बढ़ गया है, चाहे वो कुछ भी काम करे। गरीब हमेशा यही बोलेगा अमीर को कि वो 2 नंबर का काम करता है, इस कारण आगे बढ़ा है। और अमीर क्या बोलेगा, अरे ये सब हमारे लेवल, हमारी कैटेगरी के लोग नहीं है, अपने कैटेगरी के लोगों से बात करना चाहिए। तो भाई एक बार क्या होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन अमीर गरीब क्या है, मानसिक रूप से कभी भी एक नहीं हो सकते। हमेशा उसके मन में रहता है ये छोटे घर पे है, पता नहीं कैसे रहते हैं लोग, है ना। और अमीर हमेशा उसको देख करके एक प्रकार से जलस फील करेगा ना, कि 2 नंबर, भाई वो गरीब को मौका मिलेगा 2 नंबर काम करने को, नहीं करेगा क्या, पैसा नहीं कमाएगा क्या। अब वो कंफर्म नहीं है कि वो 2 नंबर का काम करता है, लेकिन फिर भी क्या बोलेगा, वो 2 नंबर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें समाज को न्यायपूर्ण बनाना है तो अमीर और गरीब में अंतर
नहीं होना चाहिए, बहुत कम अंतर होना चाहिए। ठीक है। और पहला क्या था, सभी के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, सबको विकास का समान अवसर। ठीक है। तो ये तीन है। न्यायपूर्ण समाज की हमें स्थापना करनी है, तो भाई न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए हमें, तो सभी की मूलभूत, समाज के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, अमीर गरीब में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। क्लियर है? चलो एक बार देखिए उसको, फिर आगे। अरे तू मोबाइल बंद कर रहे, हो गया। चलते ना। देखो हमारा यहाँ पे अगला सवाल है, सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में लागू आरक्षण का जो व्यवस्था है ना, जो आरक्षण चलता है एसटी एससी ओबीसी वाला है, उसकी व्यवस्था में क्या ये सही है कि गलत है ना, ये कैसे मिलना चाहिए लोगों को, किनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है ये सवाल। मैं पढ़ देता हूँ एक बार सवाल को। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में लागू आरक्षण की व्यवस्था के औचित्य की विवेचना कीजिए। क्षण है ना, सरकारी नौकरी में और शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण है क्या ये सही है, और जो मिलना चाहिए वो किस प्रकार से किन लोगों को मिलना चाहिए। तो भाई ये जो आरक्षण है, राज्य कोई भी काम करता है तो राज्य पर बहुत ही सुलझे हुए लोग और बहुत ही अच्छे लोग बैठे रहते हैं, वो कभी कोई गलत काम करते नहीं, और अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसको सुधार भी लेते हैं, नहीं सुधारते तो जो है जनता सरकार को सुधार देती है, कहने का मतलब चेंज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती का संभावना कम रहता है। तो कहने का मतलब आरक्षण जो है वो सही है कि गलत है, ये सीधी सी बात है। आरक्षण चल रहा है मतलब सही है ना। आरक्षण देखो क्या है, सही है, आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, तो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजों का अभाव है। जैसे हम शहर में रहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, कोचिंग की भी हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन जो लोग एकदम पिछड़े हुए क्षेत्र में रहते हैं उनका क्या, वो भी आईएएस बनना चाहते हैं, वो भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अब वो वहां पर रहते हैं तो उनका क्या, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है। वहां पर जो स्कूल है वो भी उसी एरिया के लोग वहां पर उसको पढ़ाते हैं। वही दंतेवाड़ा में, बीजापुर में कोई स्कूल होगा तो वहां पर भी उसी एरिया के लोग टीचर होंगे, और वो टीचर ऐसा तो नहीं है रायपुर से पढ़ के गए होंगे या दिल्ली से आईएएस का तैयारी करके गए होंगे, उसी एरिया के हैं वो लोग, और वो जैसे पढ़े हैं वो वैसे ही पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, शहरों की शिक्षा पद्धति और ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा पद्धति तो होता तो एक ही जैसे है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। इस कारण वो लोग जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाते। जैसे जो कंपटीशन है, अब जैसे मान लो जाए सौर्य बोलता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में बैठ के बात कर रहा है, और ऐसे ही इसी के जैसा लड़का कोई दिल्ली में भी बोलता होगा मैं यूपीएससी का तैयारी करूंगा, लेकिन दिल्ली में क्या है, यूपीएससी का माहौल है ना, दिल्ली में यूपीएससी का माहौल है, वो तैयारी करेगा तो उसका लेवल अलग रहेगा, इसका लेवल अलग रहेगा। तो खैर ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आगे निकल जाएगा, वो अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र के गरीब घर का बच्चा भी आईएएस बन जाता है ना, लेकिन ज्यादातर ये उदाहरण बहुत कम हमको देखने को मिलता है। ऐसा उदाहरण कम, कोई अगर बन गया तो पेपर ऊपर में छा जाता है वो पूरा, लेकिन ज्यादातर वही एरिया के लोग जो अच्छे से कोचिंग वगैरह किए हैं वो लोग का चांस ज्यादा रहता है सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या है, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में है ना, स्कूल कॉलेज वगैरह में आरक्षण के ऊपर बात कर रहा है, क्या ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है ना, आरक्षण बिल्कुल सही है। और आरक्षण कैसे मिलना चाहिए, तो आरक्षण 3 आधार पर मिलना चाहिए। पहला क्या है, पिछड़े है ना, पिछड़ी, हाँ पिछड़ी हुई समाज। तो समाज में क्या है, कुछ विशेष जाति के कुछ लोग हैं जो एसटी एससी ओबीसी जिसको आज हम लोग बोलते हैं, वो लोग क्या है, विशेष रूप से ये लोग पिछड़े हुए हैं। क्योंकि समाज में बहुत पहले से क्या है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय शुरू से बहुत क्या है, उच्च वर्ग में आते हैं और सभी सुविधाओं का ये लोग उपभोग कर रहे हैं, और ये क्या हो गए, समाज में बहुत आगे निकल गए।
जबकि एसटी एससी और जो ओबीसी है इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को आरक्षण देकर के ये पिछड़े हुए लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। कुछ आरक्षण देकर के नौकरी में आरक्षण देंगे और स्कूल कॉलेजों में आरक्षण देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे और समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। और समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे तो उनके समाज के लोग भी जब पढ़े लिखे और पैसे वाले हो जाएंगे तो ये आरक्षण को बंद कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है ना, दूसरा है यहाँ पर टॉपिक हमारा शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। समाज में हमारे कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो शारीरिक रूप से क्या है, विकलांग वगैरह हैं, कमजोर हैं, अस्वस्थ रहते हैं। वो लोग समाज के जो मुख्य धारा है उसके साथ नहीं जुड़ पाते। मान लो जाए भाई कोई व्यक्ति क्या है, कम हाइट वाला है। क्यों कम हाइट है, क्योंकि उसके जाति में कम हाइट ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गोंड है ना, एक क्या है जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति, तो गोंड। तो इसमें क्या होता है, हाइट ज्यादा नहीं होता, हाइट इन लोगों का कम होता है, लेकिन इन लोगों को भी पुलिस बनना है। तो क्या किया जाता है, एसटी एससी जो जनजाति वाले लोग हैं इनके लिए हाइट कम रखा जाता है, बाकी के लोगों के लिए हाइट अलग रहेगा। हाँ भाई 168 होना चाहिए, इन लोगों के लिए कम रहेगा थोड़ा सा। क्यों कम रहेगा, कि भाई इसका इन लोगों के जाति में ही कम हाइट होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर ही उन लोग का वैसा ही है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई जो है लंबा हो गया, सब उसी हाइट के होते हैं। तो कहने का मतलब उस हाइट के लोग कभी भी फोर्स में आ ही नहीं सकते, आते हैं लेकिन क्योंकि उन लोग को विशेष व्यवस्था दिया गया। जैसे पंजाब में जाओगे तो सेना भर्ती में अलग हाइट होगा, लेकिन वहीं पर अगर असम में जाओगे है ना, या गोरखा रेजिमेंट वगैरह को देखोगे तो उन लोग का हाइट अलग होता है, उन लोग को कम हाइट में रखा जाता है और पंजाब में अधिक हाइट में रखा जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों का हाइट ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। तो शारीरिक क्षमता के आधार पर भी हमको क्या मिलना चाहिए, समाज में जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, तो उसको आरक्षण दे करके सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपना विकास कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके, जिससे समाज का विकास हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोगों का विकास करना। जब व्यक्ति अपना विकास करेगा तब समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें आरक्षण की जरूरत पड़ती है उसके लिए। अगर व्यक्ति का विकास करना है तो आरक्षण की जरूरत पड़ेगा। मान लो जाए समानता का अधिकार, हर कोई व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, तो जो बड़े घर का व्यक्ति है वही बनेगा, छोटे घर के तो मौका ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो आरक्षण देना बहुत जरूरी। पता है आरक्षण को बुरा बोलते हैं, लेकिन ये जो है जरूरत है। तो पहला क्या है, पिछड़ी हुई जनजाति के आधार पर, पिछड़े जाति के आधार पर आरक्षण देना। कुछ विशेष जाति हमेशा पिछड़ी हुई होती है, उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, कमजोर होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, उनको आरक्षण देकर के आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारा तीसरा क्या है, तीसरा टॉपिक संसाधनों का समान वितरण है ना, संसाधनों का समान वितरण। अब इसको, ये टॉपिक को ऐसे मत लिखो, इसको हम लिखेंगे ये पिछड़ी जाति था, है ना, पिछड़ी जाति। तो ये पिछड़ा क्षेत्र के आधार पर, पिछड़ा क्षेत्र के आधार पर आरक्षण। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कोई विशेष क्षेत्र जैसे बीजापुर, सुकमा वगैरह हम देख लेते हैं, नक्सलवादी प्रभावित इलाका, यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नक्सलवाद है वहाँ पर। तो वहाँ विकास उस क्षेत्र का नहीं हो रहा है, मतलब लोगों का भी विकास नहीं होगा क्या? नहीं, सरकार को वहाँ के लोगों को आरक्षण दे करके क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो आरक्षण, देखिए इस सवाल को समझिए, आरक्षण क्या सही है? तो बिल्कुल सही है आरक्षण। आरक्षण किस आधार पर मिलना चाहिए? तो पिछड़ी जाति के आधार पर, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे जाति के लोग हैं जो पूरे की पूरी जाति ही पिछड़ी हुई है ना। जैसे कि ब्राह्मण देखोगे तो ब्राह्मण जैसे तैसे अपना आजकल जी खा रहे हैं, क्षत्रिय भी जी खा रहे हैं, लेकिन गौड़ लोगों को देखोगे या तो फिर कुछ विशेष है ना, भुजिया जाति को देखोगे, कमार को देखोगे, तो उसकी स्थिति क्या है, बहुत मतलब खराब स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। वो आदत तो बना लिए हैं वैसे जीना है करके। तो इन लोग को भी क्या करना है, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। दूसरा क्या है, शारीरिक अक्षमता। कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं, और जो विकलांग लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब समाज के जो मुख्य धारा है नहीं जुड़ पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। उसके दिमाग में हमेशा अवसाद रहता है, यार मैं विकलांग हूँ, पोलियो हो गया है मेरे को, या फिर मेरा एक आंख नहीं दिखता है,
तो मतलब क्या है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं, ऐसे लोगों को आरक्षण दो। तो आज के समय में जो विकलांग होता है वो सोचता है अरे मैं तो विकलांग हूँ, मेरे को जल्दी नौकरी मिलेगा, खुश रहता है ना। तो ऐसे लोगों को आरक्षण देके आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसका जीवन बोझिल ना हो सके, जीवन को एंजॉय करके वो अपना विकास करे, जिससे समाज का विकास होगा, फिर देश का विकास। और तीसरा क्या है, पिछड़े क्षेत्र के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, उनको भी आरक्षण दे करके उस क्षेत्र को पूरा क्या करना चाहिए, बाकी क्षेत्रों के समान विकसित करना चाहिए। क्लियर है? चलो समय हो गया।